कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन कम हो रही है। राहत की खबर यह है कि कल मौत के आंकड़े में भी कमी आई है, लेकिन यूपी के बस्ती में कोरोना की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए एंटीबॉडी पता करने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है और ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना में। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। शनिवार को 1,14,415 नए मरीज सामने आए। मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 2,681 लोगों की मौत हुई। पिछले कुछ हफ्तों से हर दिन औसतन 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। कल 1,88,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 14,74,000 हो गई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महिरपुर गांव में स्वास्थ्य टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना जांच के नाम पर विभाग के कर्मचारी गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कोरोना जांच कार्ड को तोड़कर रख ले रहे हैं। ऐसी लापरवाही से लोगों की ना जांच हो रही है और जांच किट भी खराब हो जा रही है। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एंटीबॉडी जांच के लिए सीरो सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलाए जाने वाले सीरो सर्वे का आज आखिरी दिन है। लखनऊ में कुल 784 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। यूपी के हर जिलों को मिलाकर कुल 61,238 सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट में जिन जिलों में कम एंटीबॉडी जांच आएगी वहां वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों में एंटीबॉडी की जांच के लिए सीरो सर्वे की शुरुआत की गई। मुरादाबाद के 3 इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के ब्लड सैंपल ले रही है। डॉक्टरों की ड्यूटी शहर के साथ लगभग हर ब्लॉक में सैंपल लेने के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को समझा भी रही है कि ब्लड सैंपल लेने का मकसद एंटीबॉडी का पता लगाना है। सीरो सर्वे में 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां भर्ती 42 में से 27 मरीजों की तबीयत इंजेक्शन देने के बाद ज्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका गया। मरीजों को एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाए गए थे। राज्य सरकार की ओर से अस्पताल को 300 इंजेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे। इंजेक्शन देने के बाद मरीजों को बुखार और उल्टी की शिकायत होने लगी थी। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। उद्योग धंधे बंद होने से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक आरबीआई ने 2021-2022 का जीडीपी अनुमान 10.5 से घटाकर 9.5% कर दिया है। नीति आयोग ने कहा कि कोरोना के चलते पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसमें सुधार की उम्मीद ना के बराबर है। कोरोना की दूसरी लहर का अब जीएसटी के कलेक्शन पर भी असर पड़ने लगा है। मई महीने के जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मई में सरकार के खजाने में जीएसटी से 1,02,000 करोड़ आए, जबकि अप्रैल में 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। हालांकि जीएसटी के लागू होने के बाद अप्रैल का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा। राहत की बात यह है कि लगातार 8वें महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। ताकतवर देशों की वैक्सीन पासपोर्ट के सुझाव का भारत ने कड़ा विरोध किया है। शुक्रवार को G7 की हुई वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विकासशील देशों में वैक्सीन की काफी कमी है। अगर वैक्सीन को पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया गया तो उन देशों के लोग कहीं नहीं आ जा पाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का कहना था कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, ऐसे लोगों को ही यात्रा के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका सितंबर-अक्टूबर में जताई गई है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के लक्षण दिखने लगे हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण में आई अचानक तेजी से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को ब्रिटेन में 6,238 नए केस मिले। पिछले 3 महीने में पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा केस आए हैं। वैज्ञानिकों ने भी ब्रिटेन को तीसरी लहर से चेताया है। कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कई राज्य अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में केस कम होने के बावजूद लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल और तमिलनाडु ने राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन करने पर 50 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी बर्खास्त कर दिया गया है। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। कोरोना को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी थी, जिसके बाद कई राज्यों ने भी अपने बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया गया है। इससे पहले 7 जून तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। कल राज्य में 818 कोरोना के नए केस मिले।
हिमाचल प्रदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया है। पहले 7 जून तक लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि इस बार लॉकडाउन में लोगों को कुछ राहत दी गई है। गुजरात में कोरोना के कम होते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने अब कल से अहमदाबाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को चलाने का फैसला किया है। कल से अहमदाबाद में AMTS, BRTS की बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। गुजरात में तेजी से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। कल राज्य में 996 नए केस मिले, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल एक दिन में 2,63,000 से ज्यादा युवाओं को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना संक्रमण के कम होने के बावजूद दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। तमिलनाडु में कल 21,410 नए केस मिले, जबकि 443 लोगों की मौत हो गई। केरल में 17,328 नए केस मिले और 209 लोगों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में 13,800 नए मरीज मिले और 365 लोगों की मौत हो गई। देश में रोजाना आने वाले नए केसों का करीब 40% केस इन्हीं 3 राज्यों से आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक निजी अस्पताल की महिला मेडिकल स्टाफ के साथ महिला पुलिसकर्मियों की बदसलूकी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला मेडिकल स्टाफ का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी के बाद स्कूटी से घर लौट रही थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। उसने अस्पताल की ओर से जारी आई कार्ड और लेटर भी दिखाए, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें सड़क पर गिराकर घसीटा। कोरोना से जंग के बीच मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन करने पर ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को भी डीन ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इनकी जगह नए रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद 3,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था। जूनियर डॉक्टर वेतन और भत्ते में इजाफे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जनता कर्फ्यू के दौरान चेकिंग में पुलिस ने स्कूटी से जा रहे 2 युवकों को पकड़ा। युवकों की तलाशी में उनके पास बैग में 30 लाख रुपए मिले। जिले के SP आशुतोष बागड़ी ने कहा कि दोनों युवक राजस्थान के हैं। दोनों 30 लाख रुपए को लेकर कोई हिसाब या जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस ने इस मामले को इनकम टैक्स को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की टीम ने एक होटल को सील कर दिया है। किशनगंज इलाके में देर रात जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने एक होटल में शादी समारोह और शराब की पार्टी को लेकर मिली सूचना पर छापा मारा। होटल में हो रहे शादी समारोह में करीब 30 से 35 लोग पाए गए। इसके अलावा शराब की कई बोतलें भी मिली। सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर दिन रात जागरूकता अभियान चला रही है। फिर भी राजस्थान के पाली जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में इस कदर डर और अंधविश्वास समाया हुआ है कि लोग टीका लगवाने को तैयार नहीं हैं। हालात ये है कि दिन भर वैक्सीनेशन टीम लोगों का इंतजार करती है, आखिर में शाम को लौट जा रही है। 500 की आबादी वाले भील गाँव में सिर्फ 7 लोगों ने बीते 4 महीने में वैक्सीन लगवाई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कल से अनलॉक की प्रक्रिया में कई तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है और बिहार के एक जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम ने इनाम का किया ऐलान। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में 32% की कमी आई है, लेकिन राज्य में मौत के आंकड़ों में ज्यादा कमी नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते भर में राज्य में 19% ही मौत कम हुई। कल राज्य में 13,659 नए केस मिले, जबकि 741 लोगों की मौत हो गई। कल राज्य में 2,40,000 लोगों का टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में अब भी 1,88,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कल से अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज में शुरू होगी, जहां संक्रमण दर 5% से कम है। उन जिलों को पहले अनलॉक किया जाना है। फेज 1 के तहत आने वाले रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर और दफ्तर पूरी क्षमता से शुरू होंगे। फेज 2 में ऐसे जिलों में राहत दी जाएगी जहां 5% संक्रमण है, जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक है। वहां जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। कल दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 414 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से महामारी के दौर में कल सबसे कम नए केस मिले। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,700 हो गई है। अब तक करीब 56 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में होते देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई और सेवाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत कल से 50% यात्रियों की क्षमता के साथ मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ आधी मेट्रो ट्रेन ही चलेगी। इसके साथ ऑड इवन के हिसाब से बाजार और मॉल भी खोले जाएंगे, जिसकी समय सीमा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी।
उत्तर प्रदेश भी जल्द ही कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पा लेगा। कल राज्य में 1028 नए मरीज मिले, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। 2 महीने बाद यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ उन जिलों में छूट दी जा रही है जहां 600 से कम केस हैं। कोरोना कर्फ्यू से बाहर आने वालों में जल्द नोएडा भी शामिल होगा। नोएडा में फिलहाल 665 एक्टिव केस हैं। बिहार के शिवहर जिले में कोरोना का टीका लगवाने के लिए डीएम ने इनाम देने का ऐलान किया है। टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम सज्जन आरएस ने इनाम में सोना चांदी से लेकर गैस कनेक्शन, पंखा तक देने का ऐलान किया है। इनाम का ऐलान होते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने वालों की लाइन लग गई। इस खास मुहिम के प्रायोजकों द्वारा 45 साल से ऊपर के 6 लोगों को टीका लगाने के बाद इनाम भी दिए गए। बिहार और झारखंड में कोरोना संक्रमण काबू में आते दिख रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1007 नए केस सामने आए, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से नीचे आ गई है। उधर बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में कल 517 नए केस मिले, जबकि 12 की मौत हुई। झारखंड में एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 6,200 हो गई है। कोरोना संकट में अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कोविड अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी डांस और म्यूजिक के सहारे तनाव को कम करने में लगे दिखे। अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी देशभक्ति गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धलू गांव की पंचायत प्रधान आशा देवी दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। गांव में घरों की सैनिटाइजेशन हो या अस्पताल के कोविड वार्ड में खाना पहुंचाना या फिर कोई और मदद, आशा देवी और उनके युवा कार्यकर्ता इन सब कामों में बढ़ चढ़ कर लगे रहते हैं। आशा देवी अपने सामाजिक संगठन के जरिए लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित भी करती है। जिला प्रशासन भी इनके काम की तारीफ कर रहा है। कोलकाता में बीजेपी के ऑफिस के पास किसने रखे 54 क्रूड बम? ममता को नंदीग्राम में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर क्यों हुआ केस? क्या बीजेपी से वापस टीएमसी में लौटना चाहते हैं? विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान और उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को लेकर लगाए जा रहे हैं कयासों के बीच राज्यपाल से क्यों मिलेंगे यूपी बीजेपी के प्रभारी? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल रात बीजेपी ऑफिस के सामने से 54 क्रूड बम बरामद हुए। इतनी बड़ी तादाद में बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी बम फल की टोकरी में लपेट कर रखे गए थे। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस अब जांच कर पता लगाने में जुटी है कि आखिर एक साथ इतने बम यहाँ कैसे पहुंचे और किसने रखे। पुलिस हर एंगल से जाँच में जुटी है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बीरा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी के करीबी राखल बीरा को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिछले टर्म में शुभेंदु अधिकारी सिंचाई और जल मार्ग मंत्री थे। आरोप है कि उस समय राखल बीरा ने सिंचाई और जल मार्ग मंत्रालय में फर्जी नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगा था। इस मामले में अधिकारी और उनके भाई पर घोटाले की एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान शनिवार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र में बुलाई गई पार्टी की सांगठनिक बैठक में शामिल नहीं हुए। सौमित्र बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हट गए हैं, जिसके बाद सौमित्र के टीएमसी में लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है और पहले ये तय कार्यक्रम के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ के मामले को लेकर ममता सरकार और आला अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि राज्य में बेरोक-टोक हिंसा का दौर जारी है। ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। हमने राज्य सरकार और डीजीपी को कई बार ऐसी घटनाओं का ब्यौरा दिया है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरणों को लेकर कयासों का दौर जारी है। इस बीच शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई है। अब खबर है कि आज लखनऊ में राधा मोहन सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले कल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर मैराथन बैठक हुई थी। आज फिर पार्टी महासचिवों के साथ बैठक होगी। ब्लू टिक को लेकर हुए विवाद के बाद ट्विटर को सरकार ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए तीसरी और आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने ट्विटर को नोटिस के जरिए चेतावनी देते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म नए आईटी नियमों को लागू करे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियम 26 मई से लागू किए थे, जिसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लागू करना था, लेकिन ट्विटर का रवैया अभी तक टाल मटोल वाला ही रहा है।
ट्विटर और मोदी सरकार के बीच विवाद उस वक्त बढ़ गया जब कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दूसरे आरएसएस के बड़े नेताओं के अकाउंट को अनवेरिफाइड करते हुए ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि सरकार के कड़े विरोध के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति समेत सभी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को फिर से वेरीफाइड करते हुए ब्लू टिक बहाल कर दिया। ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा कि लंबे समय तक अकाउंट में लॉगिन नहीं करने से ब्लू टिक को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर काजीकुंड नामक स्थान पर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान 2 AK-56 राइफल, 10 पिस्तौल, 8 AK की मैगजीन, 18 पिस्तौल की मैगजीन, 9 ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर के चांदपोरा पुलिस पोस्ट के नजदीक मिले IED को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। IED को डिफ्यूज होने के बाद सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों घाटी में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्ती की वजह से आतंकी अपने नापाक इरादे को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल के घर घर राशन देने की योजना पर केंद्र ने लगाई रोक। पंजाब के अमृतसर में पुलिस प्रशासन क्यों अलर्ट पर है? कहा एक लड़की की शादी में 2 दूल्हा पहुंच गए। और केरल में मानसून पहुंचने के बाद महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों की प्रमुख खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कोरोना काल में घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिना मंजूरी के इस योजना को लागू नहीं कर सकते हैं। ये योजना 1 हफ्ते बाद लागू होनी थी। इसके तहत 72 लाख लोगों को सस्ते दरों पर उनके घर पर ही राशन की डिलीवरी की जानी थी। केजरीवाल सरकार ने रोक को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी है। इस मौके पर अकाल तख्त पर होने वाली अरदास के मद्देनजर पूरे अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसपास के जिलों के हजारों पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए पूरे अमृतसर में तैनात कर दिया गया है। हर साल स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लोगों की याद में अरदास का कार्यक्रम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही इंटरमीडिएट की दलित छात्रा के साथ दिन दहाड़े गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप 6 बदमाशों पर है। आरोपियों ने पहले पीड़ित के दोस्त को पीटा और फिर खेत में ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा की जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के नेता धर्मेंद्र यादव ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। धर्मेंद्र यादव के सैकड़ों समर्थक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को लेकर इटावा जेल की गेट पर पहुंचे थे। जेल से रिहा होने के बाद धर्मेंद्र यादव गाड़ियों के काफिले के साथ जश्न मनाते हुए निकले। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन इसकी जाँच में जुट गयी है। सेना से रिटायर होने के 4 साल बाद 2 ब्रिगेडियर को मेजर जनरल रैंक में प्रमोशन दिया गया है। हालांकि इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सेना खुफिया इकाई के ब्रिगेडियर नलिन भाटिया और शिक्षा इकाई के ब्रिगेडियर VN चतुर्वेदी को ये प्रमोशन दिया गया है। दोनों अपने बैच के इकलौते ऐसे अधिकारी थे जिनका नाम साल 2015 में जनरल रैंक के पद पर प्रमोशन के लिए भेजा गया था। यूपी के एटा में एक लड़की की शादी में 2 दूल्हे पहुंच गए। लड़की ने एक दूल्हे को वरमाला पहनाई, लेकिन शादी के फेरे उसने दूसरे दूल्हे के साथ लिए। मामला 2 मई का है। लड़की के पिता का कहना है कि पहले दूल्हा और उसके परिजनों ने कई बार कहने के बाद भी लड़की को नहीं दिखाई थी, क्योंकि लड़की को लड़का पसंद नहीं था। इसके बावजूद बिना कहे बारात लेकर आ गया था। लड़की ने शादी समारोह में शामिल हुए एक दूसरे लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया। वैज्ञानिक युग में मध्य प्रदेश के निवाड़ी में ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग पुरानी परंपरा पर भरोसा करते हैं। गांव के लोग बारिश का अनुमान लगाने के लिए आज भी टिटहरी पक्षी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर बारिश का अनुमान लगाते हैं। इस साल टिटहरी ने 3 अंडे दिए, जिनमें 2 अंडे आपस में जुड़े हुए हैं, एक कुछ अलग है, जिससे किसानों का अनुमान है कि इस साल 2 महीने अच्छी बरसात होगी। केरल में 3 जून से मानसून की बारिश शुरू होने के बाद महाराष्ट्र में भी इसका असर होने लगा है। कल रात मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों के साथ तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल कोलकाता का हावड़ा ब्रिज हरे रंग में जगमग किया गया। इसके जरिए लोगों को हवा, पानी और पेड़ बचाने का संदेश दिया गया। हर साल 5 जून के दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।